फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतज़ार भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राखी ने धीमे स्वर में इंस्पेक्टर को बताया, मुझे नहीं पता था कि सहेलियों से लगाई गई शर्त एक दिन इतनी महंगी पड़ेगी, मेरी दुनिया भी वीरान हो जाएगी। कहते कहते राखी जैसे उस घटना में खो गई और वह विजय राज को बीती हुई बातें बताने लगी। अब आगे विजय राज ने साहिल के घर का रुख किया। साहिल की मौत को 3 दिन बीत चुके थे। इस बीच में उसने उन लोगों को तंग करना ठीक नहीं समझा था। इस बीच में उसने 10 लाख रुपए वाली गुत्थी भी सुलझा ली थी। लैब से फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। उनमें से कई चौंकाने वाली नई नई बातें पता चली थी, जिनकी गुत्थी का सूत्र साहिल के यहाँ ही था। थोड़ी देर बाद वह साहिल के डैडी से उसकी जन्म कुंडली मांग रहा था। साहिल के डैडी ने बताया कि साहिल और उसका भाई बस 2 ही बच्चे थे। साहिल शुरू से ही मेधावी था। उन्हीं दिनों एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चला था। उसमें वह बहुत इमोशनल था। फिर पता नहीं कैसे उसे ब्रेकअप हो गया और वह दूसरी लड़की से प्यार करने लगा। उसे अच्छी जॉब भी मिल गई थी। इसी बीच उसकी हत्या हो गई। कहते कहते उनका सवर भर्रा गया। क्या यह है उस लड़की का फोटो? विजय राज ने जेब से फोटो निकाल कर दिखाया। साहिल के डैडी चौंक पड़े। हाँ जी, यही तो है वह लड़की। ठीक है, कहकर फोटो विजय राज ने पुनः अपनी जेब में रख ली। अब वह साहिल के डैडी से सवाल पर सवाल किए जा रहा था और जब वह उठा तो सफलता की चमक उसके चेहरे पर थी। सूत्र मिल रहे थे, बस उन्हें मिलाना बाकी था। विजय राज जगदीश चंद्र के घर जा पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सुमन, जगदीश चंद्र और उनकी पत्नी बैठे बातें कर रहे थे। सुमन विजय राज के लिए पानी लेने गई। मिस्टर जगदीश चंद्र जी, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सुमन ने साहिल की हत्या की है। एकाएक जैसे कमरे में बम फटा। जगदीश चंद्र और उनकी पत्नी ऐसे चौंके जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। जी, बस हमें सबूत की जरूरत है, फिर सुमन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विजय राज के लिए पानी का गिलास लाते हुए सुमन का हाथ कांपने लगा। रुमाल से गिलास लेते हुए विजय राज ने कहा, बस हमें फिंगरप्रिंट मिलान करना है, फिर तुम्हारी गर्दन से फांसी का फंदा दूर नहीं है। विजय राज सुमन की आंखों में देखते हुए बोला। 2-3 दिन से साहिल हत्याकांड अखबार में सुर्खी बन रहा था, क्योंकि आसपास के इलाके में दहशत व्याप्त हो गई थी। अखबार में इसलिए यह खबर सबका ध्यान खींच रही थी कि AK इंडस्ट्रीज का मालिक अंकित मल्होत्रा जिन अजीबोगरीब परिस्थिति में गिरफ्तार हुआ था, वह बहुत ही हैरत अंगेज थी। अरुण शर्मा एक जुझारू और अति उत्साही पत्रकार था, जो साहित्यकार भी था, नोवेल भी लिखता था। वह इस केस में अत्यधिक रुचि ले रहा था। वह एक से एक सनसनीखेज खबरें लाता था। उसकी पैनी नजरें इस केस पर थी। विजय राज ने आज अंतिम रूप से छानबीन कर केस लगभग सोल्व कर ही लिया था। अरुण थाने में विजय राज के सामने बैठा आज की कार्रवाई का जायजा लेने का प्रयास कर रहा था। अरुण ने आश्चर्य से देखा कि विजय राज ने आदेश दिया, जीप तैयार करो, हमें अभी चलना है, क्योंकि मेरे खबरी का फोन आया है कि अपराधी अभी घर पर ही है। ओके शर्मा जी, वापस आने पर मिलते हैं। विजय राज उठ खड़ा हुआ। अरुण भी अनिच्छा से मुंह बनाकर खड़ा हो गया। आज की सनसनीखेज गिरफ्तारी हुई अभिलाष बाबू की और उनकी निशानदेही पर झुग्गियों के रहने वाले जगन और मंगू की। सुमन को भी गिरफ्तार किया गया। साहिल के डैडी और भाई भी थाने में आए हुए थे। राखी भी आई थी। सारे ही लोग वहां जमा थे। विजय राज ने रहस्य उद्घाटन किया कि यह हत्या सुमन और अंकित मल्होत्रा ने नहीं की, बल्कि अंकित मल्होत्रा के मैनेजर अभिलाष बाबू ने जगन और मंगू से करवाई। इसका कारण था कि वह लंबे समय से साहिल की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था और उसी ने 10 लाख रुपए चोरी करके साहिल को दिए। सुमन साहिल की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। वह राखी की वजह से ही साहिल से दूर हुई थी और अब विराट को भी चोरी के इल्जाम में फंसते देखकर वह तिलमिला उठी, क्योंकि साहिल ने राखी और विराट की रुपयों वाली बातचीत की वीडियो क्लिप बनाई थी और फंसाने का कुचक्कर रचा था और वह मारने राखी को गई थी। पर राखी साहिल की बातचीत को सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया और वह मारने जा पहुंची साहिल को और विस्की में जहर मिलाकर निकल गई। उसके बाद जगन ने वहां प्रवेश किया। जगन जब तार से साहिल का गला घोटकर भाग गया तो बाउंड्री के पास मंगू ने उसकी मदद की और दोनों बाउंड्री से कूदकर भाग गए थे। अंकित को राखी ने धोखा दिया था, इसी वजह से वह साहिल को मारने पहुंचा था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण गला घुटने से मृत्यु आया था और समय आया था 9:30 बजे, जबकि अंकित मल्होत्रा 11 बजे पकड़ा गया था। इसलिए वह निर्दोष साबित हुआ। सुमन भी साहिल की कातिल नहीं थी, पर मार डालने का प्रयास करने के आरोप में उस पर केस चलता, लेकिन साहिल के डैडी ने सुमन और अंकित को छुड़वा दिया। उन्होंने कहा, असली हत्यारे को सजा दिलवाइए और इन लोगों ने जो भी किया उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, इसलिए सुमन और अंकित को छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह मामला खत्म हो चुका था, मगर अरुण के लिए शुरू हुआ था। वो कई सवाल जानने के लिए बेचैन था कि साहिल जब यहाँ रहता था, सुमन दिल्ली से दूर अपने गांव में रहती थी, तो वो साहिल से कहाँ और कैसे मिली थी और कैसी परिस्थितियों में साहिल से अलग हुई थी। इसमें राखी कैसे कारण बनी और सुमन उसको मारने के लिए गई थी, तो जब विराट से उसकी सगाई हो रही थी तो एकदम से वहां कैसे पहुंच गई। और चलो यह तो सस्पेक्ट में मालूम हो गया, पर वे कौन से कारण बने थे जिसने अभिलाष बाबू को हत्या करवाने के लिए मजबूर कर दिया, और साहिल उन्हें कैसे ब्लैकमेल करता था और अभिलाष ने किस प्रकार से रुपयों की चोरी की। ये सारे सवाल जानने के लिए उसका मन छटपटा रहा था और उसके अंदर का लेखक भी कुल बुला रहा था। उसने निश्चय किया था कि वह इस कहानी को आधार बनाकर अगला नोवेल इस पर लिखेगा। वह रोज ही विस्तार से बातें जानने के लिए विजयराज के पास जाता। उसके बाद सुमन के घर और राखी के घर अंकित से एक एक घटना को कुरेद कुरेद कर पूछता था। जेल में भी वह अभिलाष बाबू से मिलाया, जगन और मंगू से भी मिला था। उसे अपना नोवेल जो लिखना था, कई दिनों से वह इस कहानी को लिख रहा था, और इस प्रकार जो कहानी उसने लिखकर तैयार की वह बेहद सनसनीखेज रोचक थी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसकी दूषित मनोवृत्ति ने कई जिंदगियां मुसीबत में डाली और किसी का कत्ल हुआ, कोई कातिल बना। उसने कहानी कुछ इस तरह से तैयार की। हिमाचल की हसीन हरी भरी वादी में वह छोटा सा खूबसूरत गांव बसा हुआ था। वहां के रहने वाले ईश्वर चंद के 2 बेटे थे, हरीश चंद्र और जगदीश चंद्र जी। हरीश चंद्र जी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लग गए थे, जबकि जगदीश चंद्र गांव में ही रह रहे थे। जगदीश चंद्र के यहाँ जब बेटी सुमन का जन्म हुआ, तभी उधर दिल्ली में रह रहे हरीश चंद्र के यहाँ भी बेटी राखी का जन्म हुआ। जब भी छुट्टियां पड़ती तो हरीश चंद्र अपने गांव में जरूर आते थे, क्योंकि उनका परिवार के प्रति प्रेम बहुत ही ज्यादा था। उनकी पत्नी शांति अपने वैभव पर बहुत ज्यादा घमंड करती थी और इतराती भी थी। घमंड उनकी नस नस में बसा हुआ था। जब भी वह गांव में आती तो अपनी देवरानी पर पूरा रोब दिखाया करती। समय बीत रहा था। हरीश चंद्र गाँव में ही परिवार में ही भतीजे की शादी में आए हुए थे। दोनों लड़कियां अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। शहरी और ग्रामीण रहन सहन में अंतर साफ नजर आ रहा था। सरसों के तेल से चिपके बालों की 2 चोटियां, रूखी और सावली त्वचा, देहाती ढंग से सिले हुए कपड़े पहने सुमन, दिल्ली जैसे महानगर की रहने वाली राखी के रेशमी बाल, गोरी गुलाबी रंगत, परियों की तरह चमकदार रेशमी कीमती कपड़ों को देखकर शर्म से गड़ सी जाती थी। राखी के कपड़ों से उठती भीनी भीनी खुशबू उसको राखी से और दूर कर देती। राखी को सभी मेहमान प्रशंसा की दृष्टि से देखते, सराहना करते थे और उसकी मम्मी शांति देवी से कहते, आपकी बेटी तो अप्सरा है, अभी से उसका यह रूप है तो आगे कितनी सुंदर होगी। यह प्रशंसा सुनकर शांति देवी गर्व से फूल जाती। और तभी एक दिन एक छोटी सी घटना हुई जिसने इन दोनों लड़कियों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हम उम्र होने के कारण सुमन अधिकतर राखी के साथ ही रहती थी। शादी ब्याह के माहौल में कई काम पड़ते हैं। सुमन और राखी पड़ोस में किसी महिला को बुलावा देने गई और बुलावा देकर वह लौट ही रही थी, तभी पीछे से उस महिला की आवाज आई जो अपनी देवरानी से कह रही थी, दोनों बहनों में कितना अंतर है। एक ऐसी लग रही है जैसे परी, दूसरी ऐसी लग रही है जैसे कोआ। पता नहीं क्या खाकर इसको पैदा किया है इसकी अम्मा ने। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस हंसी और ताने ने सुमन के दिल को चीर दिया। वहीं राखी को एक असीम खुशी और गर्व की अनुभूति हुई। उस दिन से सुमन राखी से कटी कटी रहने लगी। उन दोनों के बीच में जो प्रेम की नदी बहती थी वह सूख गई और सुमन के मन में राखी के प्रति ईर्ष्या ने जन्म ले लिया, जो आगे बढ़ती ही गई। राखी जो शुरू से ही अमीरी में पली बड़ी थी, किसी अभाव का उसने मुंह नहीं देखा था, वह इतनी तुनक मिजाज हो गई थी
कि जरा सा भी कष्ट नहीं सहन कर पाती थी और बचपन से ही अपनी सुंदरता की तारीफ सुनते सुनते उसकी ऐसी मनोवृत्ति हो गई थी कि वह हमेशा अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहती थी। प्रशंसा सुनने की आदि राखी के मन में बहुत ही घमंड भर गया था और वह अभिमानी भी हो गई थी। दो बहनें और दोनों की धाराएं अलग अलग हो गई थी। जैसे जैसे दोनों बड़ी होती जा रही थी वैसे दोनों की मन की ग्रंथियां भी बढ़ती जा रही थी। एक हीन भावना की शिकार थी, दूसरी अहंकार की, लेकिन फिर भी एक बात थी जिससे दोनों एक साथ बनी रहती थी। इनकी संगति करने वाली कोई और हम उम्र लड़की थी ही नहीं, इसीलिए मजबूरी में दोनों एक ही साथ रहती थी। पर अब सुमन ने अपने को बदलने का संकल्प कर लिया था। जिस दिन से उसका मजाक उड़ाया गया था उसी दिन से वह गंभीर हो गई थी। रूप की कमी विद्या से पूरी करना चाहती थी। और फिर एक दिन हरिश्चंद्र ने गांव से अपने भाई जगदीश चंद्र को सहपरिवार दिल्ली में बुलवाया। असल में बुला तो वह कई दिनों से रहे थे, लेकिन अब बहाना नहीं चल सकता था क्योंकि अब राखी के भाई का जन्म हुआ था। उसी के पहले बर्थडे की पार्टी की गई थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।